शुरुआत होती है सन 1799 में न्यूयॉर्क शहर से कुछ मील दूर घने जंगलों के बीच स्लीपी हॉलो नामक एक छोटा सा गांव हुआ करता था। एक रात उसी गांव में रहने वाला एक धनी जमींदार पीटर वैन गैरेट अपने बेटे डर्क वैन गैरेट के साथ कहीं जा रहा होता है। जहां एक और डर्क घोड़ों की लगाम थामे बग्गी चला रहा होता है, तो वहीं उसका पिता पीटर बग्गी के अंदर बैठा जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचने की राह देख रहा होता है। खामोशी को चीरती हुई उनकी बग्गी तेज गति से आगे बढ़ी जा रही होती है कि तभी अचानक अपने घोड़ों की हिनहिनाने की आवाज सुनकर अंदर बैठे पीटर के जिस्म में डर की एक लहर सी दौड़ उठती है। इतने में ही एकाएक बाहर से आते तलवार की आवाज सुनकर जब पीटर बाहर झांक कर देखता है तो अपने बेटे का बिना सिर का धड़ देखकर उसका कलेजा ही मुंह को आ जाता है। वो डर के मारे बग्गी से नीचे छलांग लगा देता है और उठकर खेतों की तरफ भागने लगता है। तभी एक जगह पर आकर अचानक उसे एक भयानक शक्ल का स्केयर क्रो दिख जाता है, जिसे देख डर के मारे उसकी आत्मा तक थर्रा जाती है। तभी अगले ही पल उसके पीछे से एक साया आता है और अपने तलवार के एक ही वार से ही उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। उसके खून के छींटे उस स्केयर क्रो के चेहरे को और भी ज्यादा खौफनाक बना जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी न्यूयॉर्क शहर की ओर अपना रुख मोड़ लेती है, जहां हमारी मुलाकात होती है शहर के एक पुलिस कांस्टेबल इकाबॉड क्रेन से, जिसे शहर में गश्त लगाते वक्त अचानक नदी पर बहती एक अनजान व्यक्ति की लाश मिल जाती है। क्रेन उस लाश को तुरंत अपने बड़े अफसर के पास पुलिस स्टेशन भिजवा देता है, लेकिन वो अफसर उस लावारिस लाश के मौत की वजह जाने बगैर ही अपने सिपाहियों को उसे जलाने का हुक्म दे देता है। उस दौर में जहां कानूनी फैसले पारंपरिक तरीकों से लिए जाते थे, वहीं क्रेन की सोच उन सब से अलग थी। वो अपने बनाए कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस की मदद से लाशों का पोस्टमार्टम और फिंगरप्रिंट जैसी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया करता था, जिससे वो मौत की असली वजह जानकर सही गुनहगार को पकड़ा करता था। लेकिन उसके साथ ही अफसर धार्मिक मान्यताओं के कारण लाशों का चीर फाड़ करना धर्म के विरुद्ध समझते थे, इसलिए वो कोई भी लावारिस लाश को बिना कोई छानबीन किए ही जला देते थे। यहाँ तक कि वे बगैर सबूतों के ही किसी निर्दोष को भी गुनहगार ठहरा देते थे और फिर उसे टॉर्चर करके बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देते थे। जब क्रेन कोर्ट में कानून के इस अंधविश्वास और बेरहम टॉर्चर के तरीकों का विरोध करता है और उन्हें विज्ञान की सहायता से कानूनी तहकीकात करने की सलाह देता है, तो इस पर जज साहब क्रेन पर ही भड़क उठते हैं। पता चलता है कि इससे पहले भी कई बार क्रेन और जज की इस बात को लेकर बहस हो चुकी थी और जज क्रेन की नई सोच का हमेशा विरोध करते आ रहे थे। हालांकि बार बार की बहस से तंग आकर जज क्रेन को उसकी बात सही साबित करने के लिए एक चैलेंज देते हैं। वो क्रेन को बताते हैं कि स्लीपी हॉलो नाम के एक गांव में हाल ही के कुछ दिनों में 3 कत्ल हुए हैं। कातिल ने तीनों के सिर को उनके धड़ों से अलग कर दिया है। अब तक कोई भी उस कातिल को ढूंढ नहीं पाया है। जज क्रेन को स्लीपी हॉलो जाकर अपने तरीकों से उस कातिल को पकड़ने का चैलेंज देते हैं। इस खूंखार कातिल के बारे में सुनकर क्रेन थोड़ा घबरा जरूर जाता है, लेकिन उसे खुद पर इतना भरोसा होता है कि वो अगले ही दिन अपना सामान समेटकर स्लीपी हॉलो की ओर रवाना हो जाता है। अपने घोड़े से बंधी बग्गी में 2 दिन का सफर तय करने के बाद क्रेन स्लीपी हॉलो में दाखिल हो जाता है। क्रेन को ये देख बड़ी हैरानी होती है कि दिन के वक्त भी उस गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है, मानो पूरा गांव मातम में डूब गया हो। क्रेन लगातार उस घर की ओर बढ़ा जा रहा होता है जहां उसके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान क्रेन को आता हुआ देख गांव के लोग अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। हालांकि क्रेन उन्हें नजरअंदाज करता हुआ आखिरकार एक बड़े से सुनसान घर में आकर रुक जाता है। उस घर का दरवाजा खटखटाते ही जब वो अपनी बगल में देखता है तो वहाँ अंधेरे की आड़ लिए 2 प्रेमी जोड़े प्रेम लीला में मगन होते हैं। इतने में ही घर का दरवाजा खुलता है। तभी क्रेन देखता है कि घर के अंदर तो पार्टी चल रही थी। ये देख क्रेन घर के अंदर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात कटरीना नाम की एक लड़की से होती है। क्रेन उसे बताता है कि वो यहाँ बाल्टस वैन टेसल से मिलने आया है, जो उस घर के मालिक हैं। इत्तेफाक से वो लड़की बाल्टस की ही बेटी थी। तभी वहाँ बाल्टस भी आ जाता है। क्रेन बाल्टस को अपना परिचय देते हुए बताता है कि उसे स्लीपी हॉलो में हो रहे कत्ल की तहकीकात करने न्यूयॉर्क से यहाँ भेजा गया है। ये सुनकर बाल्टस क्रेन का भव्य स्वागत करते हुए उसे उसका कमरा दिखाता है। अपने कमरे में अपना सामान रखने के बाद जब क्रेन कत्ल की वारदात पर चर्चा करने वापस बाल्टस के पास जाता है, तो देखता है कि वहाँ बाल्टस के साथ उसके 4 दोस्त भी मौजूद थे, जो स्लीपी हॉलो के जाने माने इंसान थे, जिनमें शामिल थे स्लीपी हॉलो के डॉक्टर, चर्च के पादरी, वहाँ के कोर्ट के जज और लॉयर। साथ ही बाल्टस भी क्रेन को अपना परिचय देते हुए बताता है कि वो पहले यहाँ एक मामूली किसान हुआ करता था, लेकिन उसने अपनी मेहनत से इतनी संपत्ति बना ली है कि आज वो इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार है। जान पहचान हो जाने के बाद क्रेन सीधे मुद्दे पर आता है और अपनी जानकारी के अनुसार उन्हें याद दिलाता है कि यहाँ अब तक 3 लोगों के कत्ल हो चुके हैं।
जिनमें से एक तो था पीटर, दूसरा उसका बेटा डर्क और तीसरी विनशिप नाम की एक विधवा औरत थी। इन तीनों के सिर कटे हुए मिले थे। क्रेन उनसे पूछता है कि क्या उन्हें किसी पर शक है। इस पर चर्च का पादरी एक बड़ा खुलासा करता है। पादरी बताता है कि ये सारे कत्ल एक बिना सिर के शैतान ने किए हैं। बाल्टस आगे उस घुड़सवार शैतान की कहानी बयान करने लगता है। आज से 20 साल पहले जर्मन की एक क्रूर महारानी ने अमेरिकियों पर इंग्लैंड की हुकूमत बरकरार रखने के लिए अपने सिपाहियों के साथ एक दरिंदे को भी युद्ध लड़ने अमेरिका भेजा था, जिसका नाम था हेसियन। बाकी सारे सिपाही तो पैसों के लिए जंग लड़ने आए थे, लेकिन हेसियन केवल खून का प्यासा था। वो अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से रणभूमि की ओर कूच करता था और जो भी उसके रास्ते में आता उसका अपनी तलवार से सिर काट दिया करता था। उसने रणभूमि को अमेरिकियों के खून से सींच दिया था। हैवानियत तो उस शैतान के चेहरे पर ही छलकती थी। उसने अपने दांतों को धार-धार करके खुद को शैतान की शक्ल में ढाल दिया था। न जाने उस दरिंदे शैतान ने कितनों के सिर काटे, लेकिन अंत में वो अमेरिकी सिपाहियों के हत्थे चढ़ गया, जिनकी बंदूक की गोली ने पहले तो उसके घोड़े का शिकार किया, फिर वे उसे खदेड़ते हुए स्लीपी हॉलो के जंगलों में ले आए। हेसियन उनसे छुपकर भाग ही रहा था कि तभी उसे 2 छोटी लड़कियों ने देख लिया। उस शैतान ने उन लड़कियों को चुप रहने की धमकी दी, लेकिन उनमें से एक लड़की ने एक लकड़ी को तोड़कर आवाज कर दी, जिसे सुनकर सिपाही तुरंत उस आवाज की तरफ भागे और हेसियन पकड़ा गया। अमेरिकी सैनिकों ने हेसियन का सर उसी की तलवार से काट दिया और वहीं दफना दिया। बाल्टस का मानना था कि आज 20 साल बाद हेसियन शैतान का रूप लेकर जाग गया है और उसके रास्ते में आए हर एक सिर को वो काट रहा है। ये खौफनाक कहानी सुनकर क्रेन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर के मारे उसके हाथ थर-थर कांपने लगते हैं, लेकिन वो अपने डर पर काबू करते हुए कहता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। उसे सिर्फ विज्ञान पर यकीन है, जिसकी मदद से वो ये बात साबित करके रहेगा कि कातिल कोई शैतान नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान है। फिर उसी रात गांव का एक पहरेदार जोनाथन मैसबेथ जब अपनी पहरेदारी में व्यस्त होता है, तभी अचानक आश्चर्यजनक रूप से सर्द हवाई लहरें सरपीला आकार बना लेती हैं और एक ही वक्त पर सारी मशालों को बुझा देती है, जिसे देख जोनाथन के जिस्म में भय की एक सरसरी सी दौड़ जाती है। वो तुरंत चौकन्ना हो जाता है और सामने की ओर अपना निशाना साध लेता है। तभी अचानक सामने से आती घोड़ों की दौड़ने की आहट सुनकर वो भयभीत हो उठता है और अंधेरे में गोली चला देता है, लेकिन उसकी गोली का उस शैतान घुड़सवार पर कोई असर नहीं होता और जोनाथन को ही अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। पर बदकिस्मती से कातिल के घोड़े की रफ्तार जोनाथन की रफ्तार को मात दी जाती है और वो कातिल अपने तलवार के एक ही वार से भागते हुए जोनाथन का सिर धड़ से अलग कर देता है। अगली सुबह जब क्रेन गांव के एक व्यक्ति किलियन के पास एक घोड़ा लेने आया होता है, तभी उसे जोनाथन के कत्ल की खबर मिलती है। जिसके बाद क्रेन किलियन के साथ जब मौकाए वारदात पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां बाल्टस के साथ साथ सारे अधिकारी भी मौजूद होते हैं, जिन्होंने क्रेन के वहां पहुंचने से पहले ही लाश को गांव ले जाने का बंदोबस्त कर लिया था। क्रेन जब वहां पहुंचता है तो जोनाथन की लाश को देखकर वो भी दंग रह जाता है। वो अपने बनाए वैज्ञानिक उपकरण निकालकर लाश की जांच करने लगता है। तभी उसमें से एक कीड़ा बाहर निकलता है, जिसे देख क्रेन दुबक कर पीछे हट जाता है। क्रेन की वैज्ञानिक छानबीन में भी कातिल का कोई सुराग नहीं मिल पाता, जिसके बाद वे लोग सम्मान पूर्वक जोनाथन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार के बाद जोनाथन का बेटा क्रेन के पास आता है। छोटा मैसबेथ अब अनाथ हो गया था और अपने पिता के कातिल से बदला लेने की चाह रखता था। वो क्रेन के साथ काम करने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन क्रेन उसे अपने साथ रखने से मना कर देता है और अपने रास्ते जाने लगता है। तभी एकाएक जज क्रेन के पास आता है और चुपके से उसे ये कहकर चौंका देता है कि कातिल ने अब तक 5 जानें ली हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 ही कब्र हैं। ये सुनकर क्रेन कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। इतने में ही उनके पीछे खड़ा पादरी जज को घूरने लगता है, जिसके बाद जज तुरंत वहाँ से चला जाता है। एकाएक क्रेन का मन भी बदल जाता है और वो अनाथ मैसबेथ को अपना शागिर्द बना लेता है। फिर उसी वक्त क्रेन कब्र में दफन सभी लाशों को बाहर निकलवाता है, जो होती है पीटर गैरेट, डर्क गैरेट, विधवा विनशिप और जोनाथन की। लेकिन ये तो 4 ही लाशें थी। फिर भला जज ने ये क्यों कहा था कि कब्र में 5 लाशें दफनाई गई हैं? क्रेन इसी सोच में डूबा होता है कि तभी क्रेन को विनशिप के पेट पर जख्म के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देख क्रेन के दिमाग की घंटी बज उठती है। वो तुरंत विधवा विनशिप को उठाकर अस्पताल ले जाता है और बाकी सबके साथ डॉक्टर को भी अस्पताल से बाहर निकालकर खुद ही अपने उपकरणों से लाश का पोस्टमार्टम करने लगता है। क्रेन लाश की चीरफाड़ करने के बाद उस लाश के खून से सना हुआ अस्पताल से बाहर आता है और बाहर उसका इंतजार कर रहे अधिकारियों को बताता है कि मरने से पहले विधवा विनशिप गर्भवती थी और जरूर वो कातिल भी इस बात से वाकिफ था। इसीलिए उस दरिंदे ने पहले तो अपनी तलवार विनशिप के पेट में घुसाकर उसके गर्भ में मौजूद बच्चे को मारा और उसके बाद उसने विनशिप का भी गला काट दिया। ये सुनकर सारे अधिकारी हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर उसी रात जब क्रेन अपने घोड़े में बैठकर गांव में गश्त लगा रहा होता है,
तभी पुल पर पहुंचते ही उसे अपने पीछे किसी और घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आती है, जिसे सुन क्रेन सहम जाता है। पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी अगले ही क्षण वो सिर कटा शैतान अपने हाथों में एक जलता कद्दू लिए एकाएक क्रेन के पीछे आ जाता है, जिसे देख डर के मारे क्रेन की एक पल के लिए सांसें ही रुक जाती हैं। वो सनसनाती हुई गति से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ जंगल की तरफ भागने लगता है। वो शैतान भी मौत बनकर उसका पीछा करता है। तभी क्रेन एकाएक रुक जाता है और हिम्मत दिखाते हुए उस शैतान की ओर मुड़ता है। तभी वो शैतान जलता हुआ कद्दू क्रेन के चेहरे पे दे मारता है, जिससे क्रेन घोड़े से नीचे गिर जाता है और वो शैतान आगे की ओर निकल जाता है। पता चलता है कि वो कोई शैतान नहीं बल्कि कटरीना का दोस्त ब्रूम था, जिसने क्रेन को डराने के लिए ऐसा बेहुदा मजाक किया था। क्रेन जब उसके हंसने की आवाज सुनता है तब जाकर उसकी जान में जान आ जाती है। फिर आधी रात के वक्त अपने कमरे में सो रहा क्रेन जब एकाएक नींद से जागता है तो देखता है कि कटरीना हॉल में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी, जिसे वो क्रेन के वहाँ आते ही छुपा देती है। बातों बातों में कटरीना क्रेन को बताती है कि मरने वाले पीटर वैन गैरेट दरअसल उन्हीं के रिश्तेदार थे। उन्होंने ही बहुत समय पहले गांव में उन्हें रहने को एक घर दिया था। उसके बाद ही उसके पिता बाल्टस अपनी मेहनत से एक धनवान जमींदार बन पाए। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसकी माँ एक बीमारी की वजह से कुछ वक्त पहले ही चल बसी और जिस नर्स ने उसकी माँ के मरने से पहले उसकी देखभाल की थी, उसके पिता बाल्टस ने उसी से शादी कर ली। कटरीना क्रेन को दिल ही दिल में चाहने लगी थी और क्रेन भी पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठा था। कटरीना क्रेन को अपनी एक धार्मिक किताब तोहफे के रूप में देती है और उसे पीटर गैरेट का दिया हुआ अपना पुराना घर दिखाने ले जाती है, जो अब जर्जर हो चुका था। घर दिखाने के बाद कटरीना अंगीठी के पास बैठ जाती है और बातों ही बातों में वहाँ एक चित्र बनाती है, जिसे देखकर क्रेन बेचैन हो उठता है क्योंकि वो जादू टोने से जुड़ा चित्र था। लेकिन फिर क्रेन उसे महज इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज करता है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि एक घर में डॉक्टर, लॉयर, जज और पादरी के बीच किसी बात पर बहस चल रही होती है, जिसके बाद जज अपना सामान बांधकर गांव छोड़कर भागने लगता है। क्रेन छुपकर ये सब देख रहा होता है। वो जज को रास्ते में ही रोक लेता है और उसके भागने की वजह पूछता है। इस पर जज कहता है कि उसने क्रेन को विधवा विनशिप के बारे में बताकर उस शैतान घुड़सवार से दुश्मनी मोल ली है, उसी से बचने के लिए वो भाग रहा है। इस पर क्रेन जज को उन अंधविश्वासियों पर यकीन न करने की सलाह देता है। पहली बार पादरी के जज को घूरने की वजह से क्रेन और जज की बात अधूरी रह गई थी। क्रेन बगैर समय गवाए जज से विनशिप के पेट में जो बच्चा था उसके पिता का नाम पूछता है, लेकिन इससे पहले कि जज क्रेन को कुछ भी बता पाता, उससे पहले ही मौसम का रुख बदल जाता है और इस बार सचमुच वो शैतान अपने घोड़े पर सनसनाती रफ्तार से उन्हीं की ओर आने लगता है, जिसे देख जज डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। पर वो शैतान अपने एक ही वार से भागते हुए जज का सिर कलम कर देता है। जज का कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ जमीन पर पड़े क्रेन की टांगों के बीच आ गिरता है। उस खौफनाक मंजर को देखकर क्रेन की जान सूखकर उसकी हलक में आ जाती है। फिर वो शैतान क्रेन की तरफ बढ़ता है और अपनी तलवार उस कटे हुए सिर में घुसाकर क्रेन को कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर ही वहां से चला जाता है। घुड़सवार को इतना करीब से देखकर क्रेन वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह क्रेन अपने कमरे में दुबक कर बैठा होता है। तभी बाल्टस और कटरीना उसका हाल जानने आते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि वो शैतान जिसे अब तक वो अंधविश्वास समझ रहा था वो असलियत में है। ये बताते हुए क्रेन इतना डरा होता है कि वो दोबारा बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद क्रेन एकाएक जागता है और अपने डर पर काबू करते हुए उस घुड़सवार शैतान की कब्र ढूंढने जंगल की तरफ निकल जाता है, जिसमें मैसबेथ भी उसके साथ होता है। वे दोनों जंगल में भटकते हुए एक गुफा के पास आ पहुंचते हैं, जहां गुफा से आती डरावनी आवाज को सुनकर जब वो उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो उनका सामना एक भयानक चुड़ैल से हो जाता है। हालांकि वो एक भली चुड़ैल होती है जो अपने जादू टोने की मदद से क्रेन को घुड़सवार शैतान की कब्र का पता बताती है। इसके बाद क्रेन और मैसबेथ उस चुड़ैल के बताए रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में आगे बढ़ते हुए क्रेन को अपने आसपास किसी अजनबी की मौजूदगी का एहसास होता है। क्रेन जब उसका पीछा करता है तो वो कोई और नहीं कटरीना होती है, जो क्रेन की मदद करने उसके पीछे आ गई थी। फिर अंततः वे तीनों मिलकर उस शैतान की कब्र को ढूंढ ही निकालते हैं। वो कब्र एक पेड़ के नीचे दफन थी, जिसे मुर्दों का पेड़ कहा जाता था। उस पेड़ का डरावना रूप देख उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी उस पेड़ से टपकती खून की बूंदें देखकर क्रेन आश्चर्यचकित रह जाता है। जब क्रेन उस पेड़ के तने को काटता है तो आश्चर्यजनक रूप से उस पेड़ से खून की धार बहने लगती है, जिनकी छींटों से क्रेन का चेहरा भी लाल हो जाता है। अगले ही पल उस कटे हुए तने के पीछे से ढेर सारे इंसानों के कटे हुए सिर बाहर निकलते हैं। उसी क्षण क्रेन को समझ आता है कि ये पेड़ उस शैतान का उसकी शैतानी दुनिया से इंसानी दुनिया में प्रवेश करने का एक दरवाजा है। वहीं क्रेन उस कब्र के आसपास फैली हुई मिट्टी को देखकर यह अनुमान लगाता है कि किसी ने हाल ही में उस कब्र की खुदाई की है,
जब क्रेन भी उस शैतान की कब्र को खोदता है तो उस कब्र में केवल शैतान के धड़ का कंकाल होता है, जबकि उसकी खोपड़ी वहाँ से गायब होती है। क्रेन अंदाजा लगाता है कि जरूर किसी ने शैतान की खोपड़ी चुराई है और वो शैतान अपनी खोपड़ी की तलाश में ही नर्क से बाहर आता है और अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान का सिर काट देता है। क्रेन ये बोल ही रहा होता है कि तभी एकाएक वो शैतान उस पेड़ के तने से बाहर निकलता है। हालांकि खुशकिस्मती से वो शैतान उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए बगैर ही गांव की तरफ निकल जाता है। ये देख क्रेन भी उसका पीछा करने लगता है। उधर दूसरी ओर गांव में किलियन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हंसी खुशी के साथ समय बिता रहा होता है। किलियन वही इंसान है जिससे क्रेन ने अपने लिए घोड़ा लिया था। तभी एकाएक वो शैतान उसके घर का दरवाजा तोड़कर बेधड़क अंदर घुस आता है, जिसे देख किलियन घबराकर तलवार उठा लेता है और अपनी पत्नी और बच्चे को छुपने के लिए कहकर उस शैतान का सामना करने लगता है। लेकिन वो उस शक्तिशाली शैतान के आगे एक पल भी टिक नहीं पाता और वो शैतान उसका सिर काट देता है। शैतान किलियन की बीवी और बच्चों को भी ढूंढकर मौत के घाट उतार देता है। इतने में ही कटरीना का दोस्त ब्रूम उस शैतान को खत्म करने के मंसूबे से उसके आड़े आ जाता है और उस पर गोली चला देता है, जिससे वो शैतान धराशायी हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो शैतान वापस उठ खड़ा होता है और ब्रूम को मारकर अपने रास्ते से दूर कर देता है। पर ब्रूम दोबारा उस पर चाकू से हमला करके अपनी ही शामत बुला लेता है। हालांकि इस बार भी वो शैतान उस चाकू को ब्रूम के पैर पे दे मारता है और फिर से अपने रास्ते जाने लगता है। तभी इतने में ही क्रेन वहाँ आ जाता है और ब्रूम को समझाता है कि वे लोग उस शैतान से जीत नहीं सकते। लेकिन ना समझ ब्रूम गर्मजोशी में दोबारा शैतान से उलझ पड़ता है। उसे बचाने की जद्दोजहद में क्रेन भी शैतान की तलवार से घायल हो जाता है। उसके बाद वो शैतान अपनी तलवार से ब्रूम के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब क्रेन की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने कमरे में पाता है, जहाँ डॉक्टर बाल्टस और उसकी पत्नी भी मौजूद होती है। क्रेन उठते ही उन्हें शैतान की सच्चाई बताते हुए कहता है कि किसी ने उस शैतान की खोपड़ी चुराकर उसे वश में किया है और उससे हत्याएं करवा रहा है। इतने में ही कटरीना वहाँ आती है और क्रेन को एक दवा पीने के लिए देती है। कटरीना ने ये दवा जादू टोने का इस्तेमाल करके बनाई होती है। क्रेन जब नींद से जागता है तो कटरीना उसके पास मौजूद होती है। वहीं वे दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। कटरीना की दवा और दुआ से क्रेन बहुत जल्द ठीक हो जाता है और वापस अपने काम पर लग जाता है। अब क्रेन को पता लगाना था कि आखिर वो कौन है जिसने उस शैतान की खोपड़ी चुराई है और मारे गए लोगों से उसका क्या वास्ता है। क्रेन छानबीन में लग जाता है। उसे संदिग्धों में सबसे पहले बाल्टस का ही नाम सूझता है, जिसे वो अपनी डायरी पर भी लिख लेता है। इतने में ही क्रेन को बाल्टस की फैमिली ट्री में पीटर वैन गैरेट के एक और बेटे का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसकी हाल ही में महज 1 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी। उसे देखते ही क्रेन के दिमाग की घंटी बज उठती है और वो मैसबेथ को लेकर तुरंत लॉयर के दफ्तर पहुंचता है। तभी मैसबेथ को वहां उसके पिता जोनाथन का बैग मिल जाता है। इतने में ही वहां छुपा हुआ लॉयर बाहर निकल आता है। वो ऐसे डरा होता है मानो उसकी मौत सामने खड़ी हो। वहीं क्रेन को जोनाथन के बैग में पीटर वैन गैरेट की वसीयत और उसकी शादी का प्रमाण पत्र मिल जाता है, जिससे सारा मामला आईने की तरह साफ हो जाता है। दरअसल पीटर वैन गैरेट ही विधवा विनशिप के बच्चे का नाजायज बाप था, जो उसके घर पर नौकरानी का काम करती थी। फिर पीटर ने पादरी की मदद से विनशिप से शादी कर ली और अपनी सारी जायदाद विनशिप के होने वाले बच्चे के नाम कर दी। डॉक्टर ने गर्भावस्था के दौरान विनशिप की देखभाल की। जज ने विनशिप का कानूनी रूप से साथ दिया और लॉयर ने उनकी शादी और वसीयत के सारे दस्तावेज तैयार किए। और इन सब काम के लिए पीटर ने अपने वफादार नौकर जोनाथन को अपना गवाह बनाया था, ताकि उसका बेटा डर्क उसकी वसीयत को खारिज न कर सके। लेकिन फिर किसी ने उन सारे लोगों को शैतान के हाथों मरवा दिया जो पीटर की जायदाद के हिस्सेदार थे। इसलिए अब पीटर की सारी जायदाद बाल्टस के हिस्से आ चुकी थी, क्योंकि वो ही उसका आखिरी बचा रिश्तेदार था। इसलिए क्रेन इस नतीजे पर पहुंचता है कि बाल्टस ही वो अपराधी है जिसने शैतान की खोपड़ी चुराई है और पीटर की जायदाद पाने के लिए जायदाद के सारे हिस्सेदारों का शैतान के हाथों कत्ल करवाया है। इसके साथ ही अब वो उन्हें भी मार रहा है जो विनशिप और पीटर के विवाह के साक्षी थे। और इसीलिए पादरी, डॉक्टर और लॉयर इतने डरे हुए थे, क्योंकि वे तीनों भी पीटर और विनशिप के विवाह के साक्षी थे। ये पता चलते ही क्रेन बाल्टस के खिलाफ सारे सबूत लेकर जब अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि कटरीना पहले से ही वहां मौजूद थी। उसे क्रेन की डायरी देखकर ये पता चल चुका था कि क्रेन उसके पिता को गुनहगार समझ रहा है, इसीलिए वो क्रेन से नाराज होकर चली जाती है। तभी क्रेन एक मकड़ी को देख डर के मारे दुबक कर मेज के ऊपर चढ़ जाता है। वो मकड़ी उसके बेड के अहाते में घुस जाती है, जिसके बाद मैसबेथ जब उस मकड़ी को मारने के लिए बेड को हटाता है तो वे देखते हैं कि क्रेन के बेड के नीचे किसी ने जादू टोना किया था। आखिर वो कौन हो सकता है? क्रेन रात भर इसी सोच में डूबा होता है कि तभी उसे घर से किसी के बाहर जाने की आहट सुनाई देती है। क्रेन मैसबेथ के साथ जब बाहर निकलता है तो देखता है कि कोई शख्स काला चोगा ओढ़े घने जंगलों की तरफ जा रहा है। क्रेन जब उसके पीछे जंगलों में पहुंचता है
तो देखता है इससे पहले कि मैरी क्रेन को देख पाती, क्रेन वहां से भाग निकलता है। क्रेन जब अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि उसने बाल्टस के खिलाफ जितने भी सबूत इकट्ठा किए थे वो सारे सबूत उसके ड्रॉर से गायब हो चुके हैं। क्रेन समझ जाता है कि ये काम कटरीना का ही है। वो उसे ढूंढता हुआ जब तक उसके पुराने घर में पहुंचता है तब तक कटरीना सारे सबूतों को अंगीठी में दहन कर चुकी होती है। कटरीना मानती थी कि उसके पिता बाल्टस निर्दोष हैं, इसलिए वो क्रेन से उन्हें छोड़कर असली गुनहगार को पकड़ने का आग्रह करती है, लेकिन क्रेन अपने फर्ज के हाथों मजबूर था। ये जानकर कटरीना क्रेन से नाराज हो जाती है और अपने फर्ज और प्यार में से किसी एक को चुनने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह जब क्रेन कटरीना की खैरियत पूछने उसके पास जाता है तो कटरीना की माँ मैरी उसे बताती है कि कटरीना उससे मिलना नहीं चाहती। साथ ही मैरी क्रेन को ये भी बताकर हैरान कर देती है कि उसे पता है क्रेन ने कल रात उसे उसके आशिक के साथ देखा था। मैरी क्रेन से इस बात को राज रखने के लिए कहती है। इतने में ही बाल्टस घबराया हुआ घर के अंदर आता है और उन्हें बताता है कि कल रात लॉयर ने खुदकुशी कर ली और पादरी उसका जिम्मेदार क्रेन को मान रहा है, इसलिए वो आज रात चर्च में सारे गांव वालों के साथ मिलकर क्रेन के खिलाफ बगावत करने वाला है। ये कहकर बाल्टस क्रेन को जल्द से जल्द गांव छोड़कर भाग जाने की नसीहत देता है। तभी बाल्टस की नजर मैरी के हाथ के जख्म पर पड़ती है। उसे ठीक करने के लिए बाल्टस मैरी के साथ तुरंत जंगल से जड़ी बूटी लाने चला जाता है। जंगल में मैरी जब जड़ी बूटी तोड़ रही होती है उसी वक्त एक बार फिर वो सिर कटा शैतान मौत बनकर उनके पीछे आने लगता है। उधर दूसरी ओर पादरी सारे गांव वालों को चर्च में जमा कर रहा होता है। उसी वक्त क्रेन और मैस्बेथ उनसे छुपकर गांव से भागने की फिराक में होते हैं। इतने में ही बाल्टस अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचता है और सभी को बताता है कि उसका पाला शैतान से पड़ा था और शैतान ने मैरी का सिर काट दिया। बाल्टस ये बता ही रहा होता है कि तभी वो शैतान उनकी ही तरफ आने लगता है, जिसे देख सभी चर्च के अंदर चले जाते हैं। मौका पाकर क्रेन और मैस्बेथ भी चर्च की आड़ ले लेते हैं, लेकिन वो शैतान पवित्र चर्च में प्रवेश नहीं कर पाता। ये देख गांव के सिपाही चर्च के अंदर से ही शैतान पर गोलियां बरसाने लगते हैं। वहीं चर्च के अंदर कटरीना जादू टोने का कोई चिन्ह बना रही होती है। दूसरी ओर पादरी बाल्टस को चर्च से बाहर निकल जाने के लिए कहता है ताकि शैतान उसे मारकर चुपचाप वहां से चला जाए और बाकी किसी की जान पर कोई आंच ना आए। ये देख जब क्रेन उनका झगड़ा रोकने वहां आता है तब बाल्टस क्रेन की बंदूक चुरा लेता है और पादरी पर तान देता है। मामले की गंभीरता को देखकर डॉक्टर उनके बीच आ जाता है और बाल्टस से कहता है कि पहले ही काफी खून खराबा हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि हमें तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराना होगा। वो कहता है कि पादरी, जज, लॉयर और खुद डॉक्टर ने उसके साथ झूठ बोला है। उन्हें किसी ने शैतानी शक्तियों की मदद से अपने कब्जे में कर रखा था। डॉक्टर आगे उन्हें जिसने उन्हें अपने कब्जे में रखा है उसका नाम बताने ही वाला होता है कि तभी पादरी एक लकड़ी के क्रॉस से डॉक्टर का सिर फोड़कर उसे मार डालता है। इसी कश्मकश में बाल्टस से गोली चल जाती है जिससे पादरी भी मारा जाता है। अब सारे सिपाही बाल्टस की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तभी बाहर से वो शैतान एक खंजर नुमा लकड़ी को रस्सी से बांधकर बाल्टस की ओर दे मारता है, जो बाल्टस की छाती को चीर कर रख देता है। ये देख कटरीना चीख पड़ती है। तभी शैतान बाल्टस को बाहर खींच लेता है और उसके भी सिर को काटकर अपने साथ ले जाता है। ये भयानक दृश्य देख कटरीना बेहोश हो जाती है। इतने में ही क्रेन देखता है कि कटरीना ने चर्च में जादू टोना करके जो चिन्ह बनाया था ठीक ऐसा ही चिन्ह क्रेन के बिस्तर के नीचे बना हुआ था, जिससे वो समझ जाता है कि इन सब मौतों की जिम्मेदार बाल्टस नहीं बल्कि कटरीना ही है, क्योंकि अब वो ही वैन गैरेट की जायदाद की आखिरी हिस्सेदार बची थी। ये जानने के बाद क्रेन का दिल टूट जाता है और वो अगली ही सुबह गांव छोड़कर जाने लगता है। रास्ते में वो देखता है कि गांव वाले बाल्टस की पत्नी मैरी की लाश को अस्पताल ले आए थे। उसे देख क्रेन को दाल में कुछ काला नजर आता है। क्रेन जब कटरीना से तोहफे में मिली हुई किताब को खोलता है तो उसे पता चलता है कि कटरीना ने जादू टोने के लिए जो निशान बनाया था वो दरअसल अपने दोस्तों को बुरी शक्तियों से बचाने का निशान था, जिसका मतलब था कि कटरीना एक साफ दिल इंसान थी जो जादू टोना करके अपनों की रक्षा करती थी। ये जानने के बाद क्रेन अपनी बग्गी वापस अस्पताल की तरफ मोड़ लेता है
और अस्पताल में मौजूद मैरी की लाश पर उसके हाथ के जख्म को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि लाश को वो जख्म मरने के बाद दिया गया था। इसका मतलब वो मैरी की लाश नहीं थी। क्रेन का ये अंदाजा बिल्कुल सही था कि मैरी अभी जिंदा है और वही असली गुनहगार भी है। दूसरी ओर मैरी कटरीना को बेहोश करके एक पुराने विंड मिल में ले आती है, जहां कटरीना के होश में आते ही मैरी कटरीना को अपनी सच्चाई से रूबरू कराती है। दरअसल 20 साल पहले मैरी के पिता पीटर वैन गैरेट के यहाँ नौकर थे, इसलिए पीटर ने उन्हें रहने के लिए अपनी एक छोटी सी झोपड़ी दी थी, जहां मैरी अपनी बहन और माता पिता के साथ हंसी खुशी अपना जीवन यापन करती थी। फिर एक दिन अचानक मैरी के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद पीटर ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया और अपने रिश्तेदार बाल्टस को वो घर सौंप दिया। मैरी अपनी माँ और बहन के साथ गांव में भटकती रही, लेकिन किसी ने भी उन्हें आसरा नहीं दिया, क्योंकि गांव वाले मानते थे कि मैरी की माँ एक चुड़ैल है, इसलिए मजबूरन उन्हें जंगलों में आसरा लेना पड़ा। लेकिन 1 साल बाद उसकी माँ भी चल बसी। उस दिन छोटी मैरी ने कसम खाई कि वो पीटर वैन गैरेट के पूरे खानदान को खत्म करके उसकी सारी जायदाद की मालकिन बनकर रहेगी। फिर एक दिन जब मैरी अपनी बहन के साथ जंगल में लकड़ियां लेने गई होती है, तभी हेजियन अमेरिकन सैनिकों से अपनी जान बचाकर भागता हुआ वहां आता है। उस वक्त मैरी की बहन तो वहां से भाग गई थी, लेकिन मैरी ने उसी वक्त नर्क के देवता से अपनी आत्मा का सौदा कर हेजियन के शरीर पर कब्जा कर लिया था। इसी तरह वक्त बीता और 20 साल बाद मैरी बाल्टस की बीमार पत्नी की नर्स बनकर उसके घर आई और उसकी पत्नी को जहर देकर मार दिया। मैरी ने बाल्टस को पहले ही अपने प्यार के जाल में फांस लिया था, इसीलिए बाल्टस ने उससे शादी कर ली। उसके बाद मैरी ने घुड़सवार शैतान का सिर चुरा लिया और पहले तो उसने अपने दुश्मन पीटर और उसके बेटे डर्क को मरवाया। फिर उसने पीटर के जायदाद की होने वाली मालकिन विधवा विनशिप को उसके बच्चे के साथ मरवा दिया। फिर जब क्रेन हत्याओं की छानबीन करने उनके स्लीपी हॉलो में आया, तो मैरी ने अपने खिलाफ सबूत मिटाने के लिए उन सब लोगों को भी मरवा दिया जो पीटर और विनशिप के विवाह के साक्षी थे और जिन्हें पता था कि विनशिप के पेट में पीटर का बच्चा है। इसी वजह से उसने किलियन की पूरी फैमिली और जोनाथन मैसबेथ को मौत के घाट उतार दिया। मैरी की सच्चाई पादरी, डॉक्टर, लॉयर और जज भी जानते थे, लेकिन मैरी ने पादरी को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर अपने वश में कर लिया था। क्रेन ने मैरी को जिसके साथ प्रेम लीला में मग्न देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि पादरी था। डॉक्टर के मैरी की नौकरानी के साथ नाजायज संबंध थे। ये बात सबसे छुपाकर रखने के लिए डॉक्टर ने मैरी का साथ दिया। लॉयर ने तो मैरी के डर से ही खुदकुशी कर ली थी और जब सिर्फ जज ने मैरी के खिलाफ आवाज उठाई तो मैरी ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी उस चुड़ैल बहन को भी मार दिया था जिसने क्रेन को शैतान की कब्र का पता बताया था। फिर अंत में उसने अपनी नौकरानी सारा को मारकर अपने कपड़े पहना दिए और लोगों को गुमराह किया कि वो मर चुकी है। उस वक्त बाल्टस शैतान को देखकर ही डर के मारे भाग गया था, इसीलिए वो मैरी की असलियत नहीं जान पाया और अंत में वो भी मारा गया। अब उसे सिर्फ कटरीना को अपने रास्ते से हटाना था, जिसके बाद वो पीटर गैरेट की जायदाद की वो इकलौती मालिक बन जाएगी। उसे मारने के लिए मैरी ने एक बार फिर घुड़सवार शैतान को जगा दिया था और वो मौत बनकर कटरीना की तरफ ही आ रहा था। इसी बीच कटरीना को बचाने आए मैसबेथ को भी मैरी बंदी बना लेती है। इतने में ही क्रेन वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो कटरीना और मैसबेथ को लेकर भाग पाता उससे पहले शैतान वहां पहुंच जाता है। उससे बचने के लिए क्रेन सभी को लेकर विंड मिल के ऊपर चढ़ जाता है और वे लोग विंड मिल में आग लगाकर उसके पंखों के सहारे नीचे आ जाते हैं। वो विंड मिल एक बड़े धमाके के साथ जलकर खाक हो जाता है, लेकिन वो शैतान उस आग की लपटों से भी सही सलामत बाहर निकल आता है और कटरीना के पीछे लग जाता है। क्रेन कटरीना को जैसे तैसे बचाकर उस शैतान की कब्र तक ले आता है। तभी मैरी भी वहां आ जाती है। उसके पास उस शैतान की खोपड़ी भी होती है। मैरी क्रेन की छाती में गोली मारकर कटरीना को पकड़ लेती है और शैतान को अपने पास बुलाने लगती है। शैतान भी अब काफी नजदीक पहुंच चुका था। तभी जमीन पर बेजान पड़ा क्रेन आश्चर्यजनक रूप से उठ खड़ा होता है और मैरी पर झपट पड़ता है। दोनों में शैतान की खोपड़ी को लेकर काफी मारामारी होती है। हालांकि अंत में मैसबेथ मैरी के सर पर एक लकड़ी से जोरदार वार करता है, जिस वजह से मैरी वहीं पर बेहोश हो जाती है।
दूसरी ओर शैतान ने कटरीना को जकड़ लिया था और अब वो उसका भी सर धड़ से अलग करने ही वाला होता है, पर तभी क्रेन शैतान को आवाज लगाता है और उसकी खोपड़ी उसे सौंपता है। शैतान भी कटरीना को छोड़कर अपनी खोपड़ी को अपने हाथों में लेता है। इसके बाद वो उसे अपनी गर्दन पर लगाता है और देखते ही देखते उसका सिर पहले की तरह हो जाता है। वो शैतान अब उसे गुलाम बनाने वाली मैरी को पकड़ लेता है। मैरी जैसे ही होश में आती है, वो शैतान उसे एक खूनी चुंबन देकर अपने साथ नर्क में ले जाता है। इस तरह कटरीना को शैतान से मुक्ति मिल जाती है और क्रेन भी अपने काम में सफल हो जाता है। फिर अंत में क्रेन कटरीना और मैस्बेथ को हमेशा के लिए अपने साथ शहर ले आता है और इस तरह ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।